हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी और कैसे चल रही है आपकी नवंबर 24 एग्जाम की प्रिपरेशन। तो सर आज हमारे साथ है जिनको मैं आपसे स्पेशली मिलवाना चाहता था, क्योंकि आप सब काफी लोग बोलते हैं सर हमारे काफी अटेम्प्ट्स लग गए, अटेम्प्ट के बाद सीए करना सही है, मतलब सीए को कंटिन्यू करना सही है या नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे एंड स्पेशली एक बहुत हॉट टॉपिक आ रहा है स्टूडेंट्स को लेके कि बहुत सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस में आ रहे हैं। तो मैं उनको लेके आया हूँ जो आपके एक एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको देंगे एंड बहुत अच्छे तरीके से आपको सॉल्यूशन देंगे एंड आगे आपके लिए काफी फ्रूटफुल होने वाला है। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहता हूँ सीए अर्पित पौडवाल जी का। हेलो और अर्पित सर, कैसे हो आप? थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं बढ़िया हूँ। साहिल जी, आप बताइए, आप कैसे हैं? सब बढ़िया सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग कि आपसे मैं एक एक चीज डील करूंगा। 8 से 10 क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट्स के आते रहते हैं, तो आप एक एक ठीक है। क्वेश्चंस का आप थोड़ा सा सही सॉल्यूशन दीजिएगा जिनसे स्टूडेंट्स को काफी हेल्प मिले आगे प्रिपरेशन में भी एंड आगे प्रैक्टिस में भी, क्योंकि जैसा देखा जाए कि आपने भी अपने सीए जर्नी कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस में ही कदम रखा था एंड काफी अच्छा चल रहा है। क्या आप प्रॉस एंड कॉन्स है एक एक क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। तो सबसे पहले अर्पित सर, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली स्टूडेंट्स का रहता है, मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को शेयर करने के लिए बोलता हूँ आपको भी, कि आपकी सीए जर्नी कैसी थी। आप एक अपनी सीए जर्नी को थोड़ा सा समराइज वे में समझाइए कि कब स्टार्ट हुई, कब फिनिश हुई, बीच में कैसे क्या चला। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा साहिल को कि साहिल ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जिससे मैं और बच्चों के लिए आगे उनको गाइडेंस दे सकूं। और साहिल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए इनके जितने भी बच्चे इनसे जुड़े हुए हैं उनको इस वीडियो से, इस इंटरव्यू से बहुत मदद मिलने वाली है। तो सबसे पहले साहिल को थैंक यू, उनकी टीम को थैंक यू। जो सबसे पहला सवाल पूछा ना साहिल ने कि सीए जर्नी के बारे में, तो सीए जर्नी मैं आपको बता दूं कि मैं जो जब पढ़ाई कर रहा था, छोटी क्लासेस में था, 6, 7, 8, तो मैं मैथ्स में बहुत वीक था। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है। 10th के बाद डिसीजन था कि क्या करना है। तो मैंने कहा कि मैथ है तो मुझे साइंस नहीं लेनी, क्योंकि मैं जब मैथ समझ में नहीं आती, तो मैंने कॉमर्स ऑप्ट कर ली। तो कॉमर्स ऑप्ट करने के बाद जब मैं अपनी 11th 12th की तैयारी कर रहा था, तब मुझे एक सर थे, वो अनिल तिवारी सर हैं। तो वो मुझे अकाउंट्स पढ़ाते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ना सीए कर लो। तो कॉमर्स में आके दो ही फील्ड बचते हैं लोगों के पास उस समय, जब मैं आज से 14 साल पहले सीए में आया था। तो एक एमबीए होता था, एक सीए होता था। अब एमबीए में क्या है कि वहां पे बहुत बहुत ज्यादा, वहां पे भी मैथ्स की जरूरत होती, कैट वगैरह का। तो फिर मैंने सीए ऑप्ट कर ली। अब सर के कहने पे मैंने सीए ऑप्ट कर ली, और सर सर का रिकॉर्ड इतना था कि उन्होंने जिस जिस बच्चे को सीए करने के लिए, वो सारे आज सीए बन गए। शायद उसमें सबसे ज्यादा अटेम्प्ट लेने वाला मैं ही बच्चा हूँ। तो जब मैंने सीए ज्वाइन करी, तो सीए ज्वाइन करने के बाद 12th के एग्जाम के बाद तुरंत सीपीटी दिया, तो मैं सीपीटी पास कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। उसके बाद मैंने आईपीसीसी की तैयारी की। तो मैं जब आईपीसीसी करने दिल्ली आया, तो मैं सबसे पहले मेरी क्लास हुई अजय जैन सर की, टैक्स की। तो अजय जैन सर की क्लास, तो वो बहुत मोटिवेट करते हैं बोथ ग्रुप के लिए कि आपको सेट ऑफ का जो प्रोविजन होता है कि बोथ ग्रुप में आपका एक ग्रुप स्ट्रांग है, दूसरा ग्रुप इतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो सेट ऑफ मिल जाता है। तो मैं भी मोटिवेटेड हो गया। पहली क्लास थी अजय जैन सर, मोटिवेशन की कहानियां सब जानते हैं, तो मैंने भी बहुत ग्रुप की तैयारी शुरू कर दी। पर क्या होता था, पहले क्लासेस होती थी ऑडिटोरियम्स में, तो आने जाने में ट्रैवल टाइम होता था। और और क्लासेस आपको सारे टीचरों की अपने सुटेबल टाइम पे मिल जाए, ये भी बहुत मुश्किल होता था। तो मैंने सारी क्लासेस ज्वाइन करी। अब क्या होता था कि 9 महीने का टाइम होता था, 7 सब्जेक्ट्स थे आईपीसीसी में। तो जो भी क्लास इंपॉर्टेंट थी, मैंने फर्स्ट ग्रुप पे ज्यादा फोकस किया। सेकंड ग्रुप में भी जो भी क्लासेस थी, मैंने कोशिश करी कि मैं अपने सुटेबल टाइम पे ले लूं, क्योंकि सुबह मैं थोड़ा रात में पढ़ता था, तो सुबह उठने में दिक्कत होती थी, तो मैं दोपहर की क्लासेस लेता। इस चक्कर में कुछ सब्जेक्ट की मैं अच्छी क्लास टीचर से क्लास नहीं ले पाया। लेकिन फिर भी मैंने कहा जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे फाइट तो करनी है, बोथ ग्रुप का डिसीजन ले लिया था। तो जब मैंने पहली बार अपना बोथ ग्रुप दिया आईपीसीसी में, तो मैंने पहला पेपर दिया अकाउंट्स का, तो वो बहुत अच्छा हुआ। दूसरा पेपर दिया लॉ का, वो भी अच्छा हुआ। तीसरा पेपर दिया कॉस्ट का। अब कॉस्ट एफएम मेरा थोड़ा सा वीक सब्जेक्ट था। तो जब मैं तैयारी भी कर रहा था, तो अप्रैल में मेरा, मई 2011 में अटेम्प्ट था, तो अप्रैल में क्या हुआ, मेरी जाके क्लासेस खत्म हुई। अब रिवीजन करना था, चारों सब्जेक्ट ग्रुप वन पे ही फोकस किया था, तो चारों सब्जेक्ट बचे थे। तो मैंने कहा सबसे पहले अपना वीक सब्जेक्ट ही प्रिपेयर करता हूँ। तो मैंने 20 22 दिन मैंने कॉस्ट एफएम ही प्रिपेयर करी। तो 22 23 या 24 अप्रैल हो गई। अब 3 सब्जेक्ट बचे हैं।
तो फिर मैंने कहा कि अकाउंट्स करता हूँ और साथ के साथ लॉ कर लेता हूँ। तो जब मैं अकाउंट्स की तैयारी करने का, तो मैंने हाथ से लगाना शुरू किया, तो देखा कि यार हाथ से लगाने की वजह से अकाउंट्स में बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो रहा था। तो मैं क्या करता था क्लास में, ये टाइम सेव करने के लिए, जब ट्रैवलिंग में टाइम होता था तो मैं डीटीसी बस में भी रिवीजन कर लेता था। डीटीसी बस में बैठने की जगह मिल जाती थी तो मैं बस में बैठ के किताब खोल के अपना लॉ का रिवीजन कर लिया। अकाउंट्स का रिवीजन टाइम कम होता था तो मैं अकाउंट्स का रिवीजन कैसे करता था, अकाउंट के रिवीजन के लिए प्रवीण जिंदल सर की मैं क्लास लेता था। तो वो क्या करते थे कि आपको एक कॉन्सेप्ट बताते थे, फिर वो क्वेश्चन वही प्रैक्टिस करवाते थे। तो कहते थे 2-3 मिनट का टाइम देते थे क्वेश्चन पढ़ने के लिए, तो वो 2-3 मिनट के टाइम में मैं क्वेश्चन पढ़ के उसको सॉल्व करने लगता। सर का सॉल्यूशन नहीं देखता था, कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लेता। फिर वो जब क्वेश्चन बोर्ड में देख लगा सॉल्व करते तो मैं चेक करता, तो मेरी प्रैक्टिस अकाउंट्स की वही हो जाती थी क्लासरूम में। तो फिर मैंने क्या किया कि जब मैंने कहा प्रैक्टिस हो रखी है, तो मैंने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया। और इस उससे मैं अपना एग्जाम, अब जो भी समय कम था, लेकिन ये था कि जो समय है उसमें यूटिलाइज करना, अटेम्प्ट देनी पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से। तो मैंने पहली बार जब ग्रुप 1 दिया, तो मैं मेरा बोथ ग्रुप दिया तो मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो गया, और मैंने अकाउंट्स में 80 मार्क्स थे, लॉ में 59 मार्क्स थे। कॉस्टिंग एफएम का मेरा पेपर बहुत खराब हुआ, तो मैं आके परेशान हो गया। मैं उस दिन पढ़ नहीं पाया कॉस्ट एफएम का पेपर देखे, टैक्स का। फिर मैंने कहा कि यार, दो पेपर तो अच्छे हो गए, एग्जामिशन लायक हो गए, कॉस्ट एफएम में हो सकता है 40 आ जाए, तो मैं टैक्स क्यों खराब कर रहा हूँ, अपना टैक्स प्रिपेयर करता हूँ। क्योंकि आपको कभी नहीं पता होता, तो गिव अप किसी भी स्टेज पे नहीं करना चाहिए। आपको पता नहीं है कि आपने क्या कर क्या है, क्योंकि हम इतना, ये कठिन कोर्स है ना। ये तो बहुत हम इंपॉर्टेंट लोग क्या पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सर ने बोला है, गिव अप नहीं करना, चाहे आप बोथ ग्रुप्स के लिए जा रहे हो, चाहे सिंगल ग्रुप जा रहे हो, चाहे कितना भी पेपर टफ आ जाए, एटलीस्ट पहले अपना ग्रुप कंप्लीट करो, फिर जाके आप आगे का सोचो। क्या सर यही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। तो मैंने क्या महसूस किया कि अब मैंने कहा मैं अपना समय क्यों खराब करूं, एक पेपर बचा ग्रुप 1 में, मैं पूरी मेहनत से टैक्स प्रिपेयर करता हूँ। तो मैंने अगले दिन उठ के मैंने कहा कि दुख बनाने से कुछ नहीं होगा, मैं टैक्स की तैयारी करने लगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे कॉस्ट एफएम में थे 50 मार्क्स और टैक्स में थे 43 मार्क्स। अब हो सकता है कि अगर मैं तैयारी नहीं करता और मैं टैक्स में फेल हो जाता और मैं कॉस्ट एफएम में 50 मार्क्स लेके आता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार, मैंने जिस पेपर के लिए मैंने सोचा इसमें 40 नहीं आएंगे, इंस्टीट्यूट ने मुझे 50 नंबर दे दिए। तो फिर मुझे कितना गिल्ट होता कि जो मेरा अच्छा स्ट्रॉन्ग पेपर था टैक्स का, मैं उसमें परफॉर्म नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने सोच लिया कि मैं कॉस्ट एफएम में 40 नहीं ला पाऊंगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आपका कोई भी पेपर खराब जाए, आपको कभी नहीं सोचना है वो पेपर 5 बजे खत्म। आपको अपने माइंड से, अब आप वो पेपर आपका भगवान है, आप भगवान से प्रार्थना करिए कि अच्छे टीचर के पास जाए, मेरी कॉपी अच्छे से चेक हो। आप मेहनत करिए अगले पेपर में, पता नहीं भगवान ने आपके लिए क्या सोच रखा हो। आप अपने आप, जब तक रिजल्ट नहीं आए, आप अपना रिजल्ट खुद मत डिसाइड करिए। बहुत आप बहुत मेहनत बड़ी करिए पूरी ईमानदारी से। देखिए, बहुत बड़ी बात सर तैयारी में आपने ना, बोल दी है सर। जब तक रिजल्ट ना आए तब तक अपना रिजल्ट खुद डिसाइड नहीं करे, तो स्टूडेंट्स, जो ज्यादा ओवर एनालिसिस करने बैठ जाते हो ना एग्जाम रिजल्ट से पहले या एग्जाम से पहले, ये बहुत गलत है। अपने प्रिपरेशन पे फोकस करो, रिजल्ट पे फोकस मत करो, जो होना है वो होके रहेगा। देखिए, मैं हर बच्चे से यही कहता हूँ कि आप, दो तरीके के बच्चे पास होते हैं, एक जिनकी तैयारी अच्छी होती है, दूसरी जिनके पेपर अच्छे होते हैं। अब तैयारी अच्छी आपने, हो सकता है तैयारी इतनी अच्छी नहीं की, पर आपका पेपर बहुत अच्छा हो गया, आप जो पढ़ के गए आपका पेपर वही आ गया, तो आप पास कर जाएंगे। तैयारी के भी 3 पार्ट है, एक तो है कि आपको जो 6 महीने मिले एग्जाम की तैयारी करनी है, जब भी फर्स्ट अटेम्प्ट आपने तैयारी शुरू की, एक वो पार्ट है। दूसरा पार्ट है आपके 1.5 दिन, जब आप एक पेपर दे के आते हैं दूसरे पेपर के बीच में जो 1.5 दिन का काम है, आपको वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो 3 घंटे। वो जो 3 घंटे हैं आपको वहां पे परफॉर्म करना है, उसमें आपका दिमाग एकदम ठंडा होना चाहिए, आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, और क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, क्वेश्चंस में क्या पूछा गया ये पढ़ना है। आप देखिए, आज की डेट में क्या होता है कि बच्चे के लिए कितना भी कठिन क्वेश्चन है, अगर उसका देखा हुआ क्वेश्चन है, वो उसको सॉल्व कर देगा। आज की डेट हम लोग, कुछ अब बच्चे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले क्वेश्चन कोई नहीं याद करता था, क्योंकि इतने क्वेश्चन होते थे। पहले कंसेप्ट पे फोकस करते थे। आप देखो, पेपर है, मैं बताता हूँ, जब मैंने अकाउंट्स में 80 मार्क्स आए तो मैंने 90 मार्क्स का ही पेपर अटेम्प्ट किया, और मैंने सारे क्वेश्चन कैलकुलेटर पर सॉल्व किए। और उस समय कोई टीचर, आपको क्वेश्चन याद करने पे कोई भी फोकस नहीं होता था किसी बच्चे का।
तो वो सीधा सीधा कंसेप्ट में टीचर पढ़ते थे, और क्वेश्चन वहां देखा एग्जाम में, देखने के बाद उन्होंने देखा कि इसमें क्या पूछा गया, उन्होंने अपना कंसेप्ट लगाया। और ठीक है सर, जैसा कि एक जैसा मैं स्टूडेंट को थोड़ा बैकग्राउंड भी दे दूं कि अर्पित सर हमारे ऑफिस में ही थे, ठीक है, एंड मैं इनको काफी बार देख के खुद को भी अपने आप को मोटिवेट करता था कि ठीक है, अगर अटेम्प्ट लग रहे हैं तो वापस से पढ़ा जा सकता है, वापस से बैठा जा सकता है, क्लियर किया जा सकता है। एक चीज सर के साथ थी कि सर को एएफएम, जो कि अब एएफएम हो गया, पहले एसएफएम था, एसएफएम पेपर ने काफी ट्रेवल किया। तो सर एसएफएम पेपर ने जो आपको ट्रेवल किया, तो आपने उसमें से कैसे निकला, खुद को कैसे निकाला? क्योंकि एसएफएम ने आपको सच में बहुत ट्रेवल किया, आप बताते भी थे कि एसएफएम मेरे लिए काफी दिक्कत वाला चीज था। नेट पे, देखिए सबसे पहले क्या किया कि हम लोग क्या करते हैं, मैं वही बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर याद करने की, क्वेश्चंस याद करने की एक पैटर्न आया था बीच में बच्चों के लिए, हमने भी वो पैटर्न फॉलो किया। तो हम देखते थे कि इंस्टीट्यूट किससे क्वेश्चन पूछ रहा है, इंस्टीट्यूट प्रैक्टिस मैनुअल से पूछ रहा है। तो हम क्या करते थे कि हमने अपने टीचर का स्टडी मैट और अपना मटेरियल फॉलो करते थे। जब 2-3 अटेम्प्ट तक हमारा रिजल्ट नहीं आता तो हम सोचते थे कि यार हम प्रैक्टिस मैनुअल पे ही करते हैं, इंस्टीट्यूट प्रैक्टिस मैनुअल पूछ रहा है। हम प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व करना शुरू किया, प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व करना शुरू किया, उसको कंसेप्ट पे फोकस नहीं किया, क्वेश्चंस याद करने फोकस किया कि ये क्वेश्चन आ गया हम डिट्टो करके आ जाए। जब आप प्रैक्टिस मैनुअल पे पहुंचे तो इंस्टीट्यूट कंपाइलर पे पहुंच गया। फिर आप 2-3 अटेम्प्ट तक प्रैक्टिस मैनुअल पे स्टिक रहे, तो वो आप जब प्रैक्टिस मैनुअल से आगे आए, कंपाइलर पे आए, तो इंस्टीट्यूट कहीं और पहुंच गया। तो फिर मुझे लगा 6-7 अटेम्प्ट, मुझे 6 अटेम्प्ट लगे एसएफएम में, पास ही नहीं हो रहा था। तो जब 7वां अटेम्प्ट था मेरा, तो मेरे एक दोस्त मिला, उसने मुझसे कहा कि एक काम कर, तू ना क्लास ले एसएफएम की। अब मैं 2 बार पहले ही क्लास ले चुका हूँ। मैंने कहा यार अब फिर क्लास लूं, फिर पैसे खर्च करूं। बोला तेर तू क्वेश्चंस याद करने पे फोकस कर रहा है, तू क्वेश्चन कंसेप्ट नहीं समझ रहा है। अगर क्वेश्चन याद करेगा ना तो पेपर इधर उधर आएगा, तू नर्वस हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जैसे ही तेरा देखा हुआ नहीं आएगा तू नर्वस हो जाएगा, क्योंकि तेरा नाइटमेयर ये। मैंने फिर से क्लास ली, ठीक है, मैंने फिर से क्लास लेनी शुरू करी। टाइम बहुत कम था, उस साल इलेक्शन भी हुआ था, रिजल्ट लेट आया था। मैंने कहा कोई नहीं, मेरे 2 पेपर, मेरा ऑडिट अकाउंट्स फाइनल का एग्जाम हो गया था, एक ग्रुप भी निकल गया। मेरे 2 पेपर थे, लॉ ऑडिट और एसएफएम थी। तो लॉ ऑडिट मेरी स्ट्रांग थी, तो मैंने कहा कि एसएफएम की क्लास ले ही लेता हूँ। और मैंने क्लास ली, कंसेप्ट समझा। उसके बाद जब मैं पेपर में दे बैठा तो मैंने देखा कि मैंने बिल्कुल सारा डिलीट कर दिया अपने अकाउंट से, कंपाइलर प्रैक्टिस मैनुअल जो याद किया। मैंने क्वेश्चन देखा, पहला क्वेश्चन उठाया मर्जर का, मर्जर का क्वेश्चन देखा, मैंने कॉन्सेप्ट अपना लगाया, क्वेश्चन बन गया। मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया उस क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था 12 नंबर का, मैं जो कभी 50 नंबर नहीं स्कोर कर पाया था एसएफएम में, 6 अटेम्प्ट में एक बार पास हुआ था। मैं जब पास हुआ तो 52 मार्क्स लेके आया एसएफएम में। तो मेन है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट अगर डरा रहा है ना, आप देखो आपकी तैयारी लैग हो रही है, वहां पे आप कंसेप्ट पे फोकस करो। ठीक है, तो देखो जैसा स्टूडेंट्स, सर को एएफएम ने डराया, सर ने कॉन्सेप्ट से फोकस किया, एंड जहां पे पास नहीं हो रहे थे वहां पे 52 नंबर आया। और लेकिन एक चीज सर ने बताया कि उन्होंने जहाँ पे खामिया से लड़ा, एक चीज और बहुत अच्छा है कि उन्होंने अपने ऑडिट पेपर में, जो कि इंटर और फाइनल दोनों में एग्जामेशन लिया। जो स्पेशली फाइनल के बच्चे ऑडिट में काफी डरते हैं, मैं ऑडिट के लेक्चर्स भी लेता हूँ, काफी मेरे पास क्वेरी आता है, सर ऑडिट में 40 कैसे लाए? सर जहाँ पे 40 लाने में दिक्कत था, वहां पे आपने 60-60 स्कोर किया हुआ है, उससे ऊपर ही स्कोर किया हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा टिप्स बताइए कि ऑडिट में कैसे हम अच्छे से प्रिपेयर करके ऑडिट में एग्जामिशन की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहले तो ऑडिट का कार्य, हम लोग ना, ऑडिट और थ्योरी कोई भी पेपर हो उसका एक ही आपका वीकनेस है बच्चों की। बच्चों की वीकनेस क्या है कि हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है चंडीगढ़ के बारे में, हम बताते हैं पंजाब के बारे में। मतलब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, आप शुरुआत तो करते हैं उससे, लेकिन आपके पास जब वर्ड्स खत्म हो जाते हैं, आप उसमें लैग करने लगते हैं, आपको याद नहीं आता है, तब आप उससे रिलेटेड और चीजें बताने लगते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जब 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं, 7 7 क्वेश्चन होते हैं पहले, सबके 4 पार्ट होते हैं। आप उस 15 मिनट में ना पढ़िए क्वेश्चन, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, और उसमें एक चीज अंडरलाइन करिए कि इसने पूछा क्या है। वो रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन में अंडरलाइन कर लीजिए कि ये ऐसे 520 का क्वेश्चन है, ये ऐसे 500 का है, और 500 में भी उसने किस चीज के लिए पूछा है। देखिए ऑडिट, आप सीए बनेंगे, ऑडिट करेंगे, ऑडिट करके आप क्या करेंगे, रिपोर्ट देंगे। तो सबसे बड़ी बात होती है कि ऑडिट के हर क्वेश्चन में आपको रिपोर्टिंग का कंसेप्ट जरूर टच करके आना है, कि अगर ये डिस्क्रिपेंसीज मिली, ये ऑडिट एविडेंस नहीं मिले, तो आपको रिपोर्ट मॉडिफाई करनी है, क्वालिफाई करनी है, या फिर
क्लीन रिपोर्ट देनी है। तो रिपोर्टिंग कंसेप्ट जरूर आप क्वेश्चन में बता के आइए, चाहे एग्जामिनर पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, आपको हर क्वेश्चन में उसका रिपोर्टिंग कंटेक्स्ट बता के आना है कि इस वजह से इस क्वेश्चन में रिपोर्टिंग का कंटेक्स्ट क्या होगा सब। और दूसरी बात है कि ऐसे पे आप कमांड लाइए, ऐसे बार बार पढ़िए। और ऐसे भी जो होता है ना, उसके 3 या 4 प्रोसेस होते हैं। एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, एक ऑडिट प्रोसेस हो गया उस ऐसे में, एक ऑडिट का कंक्लूजन हो गया। हर क्वेश्चन जब भी आप अटेम्प्ट करें, आप अपने फैक्ट ऑफ द केस लिखे, प्रोविजन लिखे ऑडिट्स के, और कंक्लूजन जरूर लिख के आइए। कंक्लूजन में आप रिपोर्टिंग कंसेप्ट जरूर छू के आए, और एग्जाम में आप क्वेश्चन का अंडरलाइन करके आइए कि आपको किस चीज का एक क्वेश्चन ने पूछा क्या। अगर चंडीगढ़ के बारे में पूछा तो आपका पूरा क्वेश्चन चंडीगढ़ का ही आंसर होना चाहिए, आप उसमें कहीं और कंटेक्स्ट मत जोड़िए। क्योंकि एग्जामिनर समझ जाता है, जब भी आप कुछ और लिखना चाहते हैं, आप इंटेंशनली नहीं लिखते, लेकिन आप पेज भरने के लिए आप लिख देते हैं, फिर एग्जामिनर को लगता है लैक ऑफ नॉलेज है, वो नेगेटिव इंप्रेशन होता है। आपको 4 लाइनें पता है ना उसको, उस चीज की आप 4 लाइन लिख दीजिए, उसको कंक्लूड कर दीजिए। एग्जामिनर को लगेगा कि जितना इससे कम से कम क्वेश्चन तो समझ में आया, इसको प्रॉब्लम समझ में आई, ये सीए बन के प्रॉब्लम समझेगा। तो आप ये मास्टर लेवल की नॉलेज चाहिए सीए फाइनल में। तो ऑडिट में सबसे बड़ा आपको क्वेश्चन ही पे फोकस करना। सर क्वेश्चन क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी होता है ऑडिट के रिगार्डिंग कि हम नोट्स खुद के बनाएं या किसी बुक ले, मतलब आपने किस तरीके से इसको अप्रोच किया? खुद के नोट्स बनाए ज्यादा देखिए बेटर है या कोई बुक लेके उसको हम बार बार रिवाइज करें? देखिए, आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले तो आपको सबसे पहले उस पर भरोसा करना है। बिल्कुल। कभी भी आप 2 टीचरों को फॉलो मत करिए किसी भी अटेम्प्ट में, ठीक है। और आप एक अटेम्प्ट में आप पहले एनालाइज कर लीजिए कि बुक खरीदने से पहले या उसको फॉलो करने से पहले उसकी पूरी एनालिसिस कर लीजिए कि ये टीचर का कितना, इसकी समरी कैसी है, इनका इनके प्रैक्टिस नोट इनके ऐसे कैसे, तो वो आप समझ लीजिए। अब देखिए क्या है कि अगर आपको टीचर का समझ में आता है, उनके समरी नोट्स हैं, उनकी समरी है, आप उसको, आपको 1.5 दिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आपने जितना 1.5 दिन में रिवाइज कर लिया वो आप जरूर एग्जाम में लिख के आ पाओगे। अगर आप कुछ रिवाइज नहीं कर पाए तो आप नहीं लिख के आ पाओगे, क्योंकि आप भूल जाओगे, और भूलने से भी बड़ा आप नर्वस हो जाओगे, यार ये मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, इसका आंसर अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। सही बात है। तो अगर आप देखते हो कि आपका जो टीचर का मटेरियल है वो सफिशिएंट है, आप 1.5 दिन में पूरा रिवाइज कर सकते हो। आप, अगर आपको लगता है कि टीचर का जो मटेरियल है, समरी या जो भी हमें रिवाइज करना है, वो 1.5 दिन में आप रिवाइज नहीं कर सकते, तो आप उसमें इम्प्रोवाइज करके अपना खुद के नोट्स बनाओ, जो आप 1.5 दिन में रिवाइज कर लो। और वो 1.5 दिन का रिवीजन 2-3 बार एग्जाम से पहले करके देखना है कि क्या वो 1.5 दिन में आप रिवाइज कर पा रहे हो कि नहीं। और 100% आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए 1.5 दिन। तो सबसे बड़ा है कि अगर आपको लगता है कि टीचर के सेल्फ सफिशिएंट है, वो 1.5 दिन में, टाइम, सारा खेल टाइम का, अगर आप टाइमली उसको रिवाइज कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपने नोट्स बनाओ, बिल्कुल सही बात है। जिस टॉपिक पे लगता है कि नोट्स लेंगे। ठीक है। सर जैसे मैं स्टूडेंट्स को बता दूं कि सर के कुछ रिलेटिव्स एंड बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सर हमें रेफर किए, मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज में थे, एंड उन्होंने क्लियर किया यहाँ से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी वो फंसे हुए, नहीं, उन्होंने क्लियर किया है और काफी अच्छे मार्क्स से क्लियर किया है। तो सर जैसे आपने भी अपना जब फाइनल निकाला था, बताते थे कि आपने भी टेस्ट वे सब लिखा, एंड आपने जिनको रेफर किया वो भी यहाँ पे टेस्ट वे सब लिखते थे एंड क्लियर किए थे। तो आपके नजरिए में टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप का अभी के टाइम में क्या रोल प्ले है? क्या एकदम जरूरी ये चीज है? क्या टेस्ट लिखना चाहिए? इसके रिगार्डिंग आप क्या बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? देखिए, इसमें 2 चीज है, मेंटरशिप है और टेस्ट सीरीज है। अब आप ये समझिए, मेंटरशिप के बारे में पहले बात कर लेता हूँ। आपका चाहे पहला अटेम्प्ट हो, दूसरा हो, 10वां हो, 12वां हो, आप जब तैयारी करने बैठते हैं तो आपके पास एक 500 पेज की किताब है। अब आप पहली बार जब सीए फाइनल में बैठे, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आईपीसीसी आप पास करके आए, आप आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, लेकिन कोई सीए बन गया, कोई अपनी तैयारी में, आपको कोई गाइड नहीं करने वाला। आप उठे, आपने पूरी 500 पेज की किताब ऊपर से नीचे तक पढ़ ली। पर मेंटरशिप से क्या होता है कि मेंटरशिप में आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी, आपको केवल वही पढ़ना है। इस समय सबसे रेलिवेंट है आपके लिए एग्जाम पास करना, तो आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। पूरी 500 पेज की किताब पढ़ के आप रिटेन नहीं कर सकते। जैसे कोई क्रिकेटर है, वो उसने शॉट मारा, वो एज लग के चौका हो गया, लेकिन हो सकता है उसकी टेक्निक गलत हो, तो वो कोच उसको देख के बताएगा, भाई आपकी टेक्निक गलत है, वो 4 रन भले ही मिल गए आपको, लेकिन आप ये मत सोचिए कि आपने शॉट सही मारा।
तो मेंटर का काम यही होता है कि वो आपको एक तो रोड मैप तैयार करके दे देगा कि फाइनल तक आपको डेली ऐसे रिवाइज करना है, डेली ऐसे पढ़ना है, ये टॉपिक करना है। अब क्या होता है, जैसे मेरे बहुत मल्टीपल अटेम्प्ट लगते थे, तो मैं लाइब्रेरी में जाता था, तो मैं कहता था कि यार ये क्वेश्चन ना 4 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन इस बार आएगा। ठीक है, इंट्यूशन है मेरी, क्योंकि इस चैप्टर में 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 आ चुके, ये आएगा। अब आपने पीछे तो अटेम्प्ट दिए नहीं, आपका पहला अटेम्प्ट है, आपको नहीं पता क्या आएगा। अब क्या है, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आएगा, तो मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा, एक की जगह 4 बार रिवाइज करूंगा। मेंटर आपका क्या कर रहा है, पिछले 10 अटेम्प्ट से सीए फाइनल को ट्रैक कर रहा है, बिल्कुल उसे पता है कि इस चैप्टर में 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 आ चुके, ये डीयू है, वो आपको बताएगा कि ये क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना। बिल्कुल सही तो बात। आपकी मेहनत जो है, जो 500 पेज पढ़ने की किताब की मेहनत थी उसको रिटेन करने की थी, वो अब रहेगी 250 पेज की मेंटर की वजह से। और आप सोचिए, आपको आधा सिलेबस रह गया पढ़ने के लिए, आप आपके पास 2 महीने होते हैं, छुट्टी मिलती है 2 महीने, अब 2 महीने में आप सारा सिलेबस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ मेंटर का रोल है, वो आपको कर्टेल करके चीजें दे देगा कि क्या क्या रेलिवेंट है। तो मेंटर सिर्फ यही है कि एक एक इंग्लिश में एक कहावत है कि द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वार। तो जितना आप मेहनत प्रैक्टिस के टाइम पे कर लेंगे, जितना आप पसीना उस टाइम पे बहा लेंगे, तो आपको मेन एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आप मेंटर, आपको कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे आपने क्लासेस ले ली, अब वो टीचर आपका एक्सेसिबल नहीं है, आजकल ऑनलाइन क्लासेस होती है, हमारे टाइम में भी ऑफलाइन होती थी, टीचर अपने बैच में आप वहां तक जाएंगे। मेंटर है, मेंटर 10 बच्चों से देखता है, मान लो अब मेंटर की कोई बच्चा है बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी लेके आया खुद से, मेंटर के पास गया, मेंटर ने देखा इसकी स्ट्रेटेजी अच्छी लग रही, या उसकी स्ट्रेटेजी का ये पार्ट अच्छा है, मेंटर वो उठाएगा और उन सब बच्चों को जो उसके मेंटरशिप में है ना, सबको बताएगा यार ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत मिल जाता है। अब मेंटरशिप में हो सकता है रैंक होल्डर भी बैठा हो, उसकी अलग स्ट्रेटेजी होती है, तो आप उसके अगर 50%, 20%, 30% भी स्ट्रेटेजी कॉपी कर ले, तो आपको तो 40-50 नंबर चाहिए पास होने का, पास। बिल्कुल तो मेंटरशिप से सबसे बड़ा फायदा यही है कि एक तो आपको कोच मिल जाता है जो आपको पूरी सीए जर्नी तक आपका साथ देता है, प्लस आपको लगता है कि आप कहीं भी फंसेंगे, वो आपको तुरंत उस जगह से निकालता है, आप उसको डाउट पूछ सकते हो, आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो, आप वो भी तो आप ही की तरह है, हो सकता है वो उस चीज का एक्सपर्ट ना हो, आप गलत कंसेप्ट बना ले, अच्छा कोई कंसेप्ट बन गया गलत, वो रिप्लेस होना भी मुश्किल, आपको सबसे पहले गलत ही याद आता है। तो मेंटरशिप का ये बहुत बड़ा रेलिवेंट है, चाहे पहला अटेम्प्ट हो चाहे 10वां अटेम्प्ट हो, आपको तैयारी करते वक्त आपको ये भी पता है कि आप कहाँ स्लो, किस स्पीड से तैयारी कर रहे हो, किस पेस से तैयारी कर रहे हो, और कहाँ आप किस चैप्टर पे ज्यादा टाइम लगा रहे हो। दूसरा टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा रेलिवेंट क्या है, आप आप ना 6 महीने बाद एग्जाम देते हो जिसके अटेम्प्ट लगता है, अब 6 महीने तक उसने कोई प्रैक्टिस नहीं की, प्रैक्टिस किया उसने, अपने क्वेश्चन सॉल्व किए। टेस्ट सीरीज में क्या होता है, आपको माहौल मिलता है एग्जाम का। ठीक है, आपने 10 सेट, आपने किसी सब्जेक्ट के 5 टेस्ट दिए, 5 टेस्ट में आपने 5 बार गलतियां करी, जैसे हम कहते हैं किसी बच्चे से, मेरे पास आता है एग्जाम से पहले, मैं कहता हूँ यार किसी क्वेश्चन में फंसना हो, हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर के लिए 1.5 मिनट है, 16 नंबर का क्वेश्चन आप 24 मिनट लगा दो, 1-2 मिनट में वो बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप आगे बढ़ो। आए, अब क्या हुआ, उसने टेस्ट सीरीज दिया, वो क्वेश्चन में उसको 40 मिनट लग गए, वो बना भी नहीं, उसका दिमाग खराब हो गया। आपको पता चल गया टेस्ट सीरीज में ही कि ये गलती हमें एग्जाम में नहीं करनी। तो अगर आपने 5 बार टेस्ट सीरीज दी और 5 अलग अलग गलतियों की वजह से 5 आपकी नई गलतियां पता चली, तो कम से कम आप वो 5 गलतियां एग्जाम में नहीं रिपीट करोगे। तो वो 5, तो आप, तो टेस्ट सीरीज से ये है कि आपने मेहनत इतनी कर ली, प्लस आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है एग्जाम के लिए कि आप वही उसी प्रेशर में, उसी नर्वसनेस से आप एग्जाम देते हो, प्लस कोई एवेल्यूट कर रहा है। अब आप जब क्वेश्चन लगा रहे हो, आपको कोई कंसेप्ट आया, आपने कॉपी पलट के देख लिया, थोड़ा सा देख लिया, आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन टेस्ट सीरीज में आप उसके लिए प्रिपेयर करते हो, जैसे 1.5 दिन वाला मैंने कंसेप्ट बताया, वो 1.5 दिन आप टेस्ट सीरीज से फॉलो करो, हर एक अल्टरनेटिव दिन अपना एग्जाम रखो, जो इंस्टीट्यूट रखवाता है, 1.5 दिन की तैयारी करके टेस्ट सीरीज देने जाओ, बिल्कुल एग्जाम को से स्टिमुलेट कर दो, प्रोसेस जैसा एग्जाम है वैसे ही टेस्ट सीरीज को बना लो, उस 3 घंटे में आप बिल्कुल उसी इंटेंसिटी से पेपर दो जैसे आप एग्जाम में देते हो, ना आप टॉयलेट जाओ ना पानी पियो, जैसा आप वही प्रेशर फील करो, तो एग्जाम में प्रेशर फील कम होगा। कोई सब्जेक्ट आपका वीक है ना, नर्वसनेस होती है एग्जाम में, आप 5 बार दोगे, आपके नंबर आएंगे, एवेल्यूट होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये बहुत जरूरी है, और आपको लिखने का, प्रेजेंटेशन का तरीका पता चले, ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। तो तो टेस्ट सीरीज इसीलिए जरूरी है।
तो बहुत सारे पॉइंट्स सर ने बताया, एंड कहीं ना कहीं अभी के टाइम में सीए सिलेबस में दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो स्टूडेंट है जो अभी फंसे पड़े हैं, जो नवंबर 24 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, बस रिजल्ट आने वाला है, आफ्टर रिजल्ट बैच स्टार्ट होने वाला है, तो प्रॉपर क्वेश्चन एवेल्युएट मैं ही क्वेश्चन बनाता हूँ, मैं ही ड्राफ्ट करूंगा, एंड एज ए सीए चेक करूंगा, फिर आपसे डिस्कस करूंगा। तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम से पहले पता चलेगा। तो काफी अच्छा सर ने और मैं एक चीज बताया। मेंटरशिप की एक चीज बता दूं साहिल जी की। मेरी एक फ्रेंड थी जो शायद पिछले 12 साल से सीए कर रही है, 14 साल से। और फाइनल में ही उसको 8 से 10 साल हो चुके हैं। और अभी उन्होंने इनकी मेंटरशिप मैंने इनको ही ज्वाइन कराई, मैंने काफी बच्चों की मेंटरशिप इनको ज्वाइन कराई। उन्होंने ज्वाइन की और उनका अभी एक ग्रुप निकल भी गया है, वो दूसरा ग्रुप इस बार अटेम्प्ट किया है। इस इस बार उम्मीद है कि वो एज ए सीए कहलाएंगे। जी। ठीक है, बहुत जल्दी और प्रोफेशनल। काफी बच्चों को इन्होंने मेंटरशिप से, मतलब जो बच्चे उम्मीद छोड़ चुके थे सीए की, मुझसे मिलते हैं लोग, तो मैं उनको इनको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि जिस लेवल का ये तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं बच्चों के साथ ना, बहुत बहुत ही थैंक यू सर। प्रशंसा वाला है। थैंक यू सो मच सर। सर अब एक बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट्स को, जो अभी स्टूडेंट्स क्लियर कर रहे हैं, एंड उनका बहुत सारा मन हो रहा है स्टूडेंट्स को कि प्रैक्टिस में आने का। एंड जैसा कि आपने भी अपना सीए जब क्लियर किया था, खुद को प्रैक्टिस में स्टेबल किया, तो अभी प्रैक्टिस में आने से पहले कुछ प्रोज एंड कॉन्स जो एज ए स्टूडेंट को आप बताना चाहेंगे कि इन चीजों का ध्यान रखना है, आप सर प्लीज बताइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी इस चीज में आ रहे हैं। तो प्रैक्टिस में किन किन बातों का देखिए ध्यान सर, रखना सबसे ज्यादा जरूरी है? देखिए प्रैक्टिस में आने का जो भी कोई प्रैक्टिस में आना है, सबसे पहले उसको दो चीजें ध्यान रखनी है। देखिए मैं जब प्रैक्टिस में आया था, मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं थे, मेरे पास दो क्लाइंट भी नहीं थे। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको डरना नहीं है, अपनी लाइफ में ना कभी डरना नहीं है, चाहे सीए का एग्जाम हो। और सीए से ज्यादा फिर सीए के बाद आपको लगता है जर्नी आसान है, आप चाहे जॉब में चले जाइए, प्रैक्टिस में चलिए, जर्नी कहीं आसान नहीं है। तो सबसे पहले तो डरना नहीं है। दूसरा, आपने जो डिसीजन लिया ना, उस पर आपको अमल करना, उसको आपको उसको एग्जीक्यूट करना। आप कभी क्वेश्चनेबल माइंड से डिसीजन मत लिए कि आपने ये डिसीजन ले लिया, अब अगर ये नहीं हुआ तो हम दूसरी चीज कर लेंगे। आपने डिसीजन लिया तो आपको वो ही करना है। फिर आपको स्ट्रगल करना है। आपको सीए बनने में 4 साल लगे, 5 साल लगे, 7 साल लगे, किसी को 10 लगते हैं। तो आप वहां पेशेंस दिखाइए, तो यहाँ पे भी पेशेंस दिखाइए। अब प्रैक्टिस में आने से पहले क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए? देखिए क्लाइंट हो ना हो, आप आइए, आप एक क्लाइंट जोड़िए, उसको आप सर्विस दीजिए। वही आदमी आपको 50 क्लाइंट लेके आएगा, आप एक से वो दो लेके आएगा। हर आपका मेन फोकस होना चाहिए सर्विस पे। सर्विस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। टाइमली सर्विस डिलीवर करिए, क्वालिटी सर्विस डिलीवर करिए। लेकिन अब प्रैक्टिस में आना कब है, किस सिनेरियो में? जैसे आपने क्या किया, आपने अपना क्वालिफाई किया, आपका मैंने प्रैक्टिस में लगेगा। तो सबसे पहले देखिए कि आपने आर्टिकलशिप किस जगह से की। अगर आपने बहुत अच्छी जगह से आर्टिकलशिप की है, तो आप डायरेक्टली प्रैक्टिस में आ सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी जगह से नहीं की है, तो उस केस में क्या होगा कि आप प्रैक्टिस में आ गए, आपको मिलेंगे स्टार्टिंग में एक ही तरीके के वहां मिलते हैं, छोटे क्लाइंट्स मिलते हैं। आपको वहां से ग्रो करते हैं, धीरे धीरे आप ग्रो करते हैं, उसी हिसाब से आपका क्लाइंट भी ग्रो करता है। ठीक है, कुछ क्लाइंट ग्रो कर जाएंगे आपके पेस के हिसाब से, वो आपके साथ सस्टेन करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, आपकी फीस बढ़ेगी, आप उनको जाने के लिए बोलोगे, वो चले जाएंगे। अब क्या है कि आप अच्छी जगह से आर्टिकलशिप क्यों की हो? क्योंकि क्या है कि आप जब प्रैक्टिस में आ गए, आप दोबारा काम सीखने नहीं जा सकते। अब आप जब आपके 5 साल बाद आपके पास कोई कॉर्पोरेट क्लाइंट आया, उसने कहा जी ये मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर है, आप मेरी इंटरनल ऑडिट करिए, स्टैट ऑडिट करिए। आप गए, उससे मीटिंग करी, आपने कहा ठीक है सर, लेकिन आप मनी मन आपने सोचा कि क्या मैं इस क्लाइंट को सर्विस दे पाऊंगा? और अगर मैं देता हूं तो क्या मेरी पूरी टीम इसी क्लाइंट को ही सर्विस दे पाएगी? मेरे सारे रिटेल क्लाइंट छूट जाएंगे। क्योंकि वो इतना बड़ा जाइंट है कि हमने अभी तक उसको अपनी टीम के साथ उसको हैंडल नहीं किया। अब वो जाइंट है, उस जाइंट, जब इतना बड़ा जाइंट आएगा, आपको फीस अच्छी देगा तो आपकी सर्विस भी लेगा। ठीक है। तो अब वहां क्या होगा, क्या आपके पास वो कॉन्फिडेंस है इस क्लाइंट को हैंडल करने का? आपने ऐसा पास्ट में काम किया अपनी आर्टिकलशिप में? अगर आपने नहीं किया है, तो फिर आपने अगर उस क्लाइंट को पकड़ लिया, तो आप उसको उस क्वालिटी की सर्विस नहीं दे पाएंगे, या फिर आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे कि वो क्लाइंट आप उसको कैप्चर कर पाए, आप उसको कन्वर्ट कर। तो सबसे बढ़िया है कि अगर आपने बहुत अच्छी जगह से आर्टिकलशिप नहीं की है, अच्छे लेवल के काम नहीं किया, बड़ी बैलेंस शीट, बड़ी कंपनियों की डीलिंग नहीं किया, तो आप सीए बनने के बाद 1-2 साल किसी अच्छी सीए फर्म में जाके आप अपना प्रैक्टिस का एक्सपोजर बढ़ाइए। आप अपना जो आपने काम सीखा है पहले, देखिए जब भी आप तैयारी करने आए, जब भी आप मैच, आप पूरी तरीके से कोई
किसी भी मैच खेलने जाते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, तो आप तैयारी पूरी करके आए, क्योंकि एक समय के बाद आप मैदान पे उतर जाते हैं तो आपको तैयारी करने का फिर समय नहीं मिलता। तैयारी करने आप पूरी तैयारी करके आए, क्योंकि फिर आप वापस नहीं जा सकते कि नहीं, मैं आपके पास कोई कॉर्पोरेट क्लाइंट है, आपने कहा जी मैं ले लेता हूँ ये क्लाइंट, उसके बाद मैं किसी और फर्म के साथ टाई अप करके सीखते सीखते ही इसको सर्विस दे दूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि सर ने बताया कि देखो जो चीज ठान लो वो ठान लो, अगर प्रैक्टिस में आना है तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, आपको क्लाइंट्स बनाना पड़ेगा, सर्विस क्वालिटी वाली सर्विस आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपका आर्टिकलशिप कैसा था ये बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आर्टिकलशिप काफी अच्छा था तो आप सर्विस में डायरेक्ट मतलब प्रैक्टिस में डायरेक्ट एंटर कर सकते हो। अगर आर्टिकलशिप सही जगह से नहीं था तो कोशिश करो कि आप जाके पहले चीजों को सीखो, अपडेट हो, फिर जाके आप प्रैक्टिस में हो। सर एक चीज बताओ, क्या कैपिटल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है? क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत बार कॉल करते हैं, सर क्या कैपिटल रोल प्ले करेगा, क्या कुछ कैपिटल लेके आए तब प्रैक्टिस स्टार्ट करें, या चलो एक बार स्टार्ट करते फिर देखा जाए? मैं आपको बता दूं, मैंने कोविड के बाद प्रैक्टिस शुरू की थी। बिल्कुल। मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो वहां पे क्या था कि मेरे पास भी पैसे नहीं थे। मैंने 50,000 रुपए से प्रैक्टिस शुरू की थी। तो जब शुरुआत में मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की ना, तो फर्नीचर वगैरह भी मेरे पास सेकंड हैंड ही था। ठीक है। आप आप प्रैक्टिस, मेरे पास एक लैपटॉप था जिससे मैं पढ़ता था, और उसके बाद फिर मैंने सिस्टम खरीदा। मैंने प्रैक्टिस से पैसा बना के फिर असेट खरीदे। तो उसके बाद क्या है कि आपको जो भी चीजें, आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं, देखिए, आप सोचिए कि आपके पास सारे रिसोर्सेज होंगे तब आप कुछ करेंगे, तो आप वो समय नहीं आएगा कभी। एक एक इरफान खान की एक डायलॉग है कि उसका एक दोस्त है, वो कहता है जिस दिन इस शहर के सारे सिग्नल ग्रीन होंगे ना, उस दिन मैं गाड़ी निकालूंगा। तो वो जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है कि जब तक गाड़ी निकालोगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि शहर के सारे सिग्नल ग्रीन है कि नहीं। बहुत तो बहुत। आप अगर आप सोचो कि मेरे पास सारे रिसोर्सेज होंगे तब मैं प्रैक्टिस करूंगा, मेरे पास कैपिटल होगी, मेरे पास क्लाइंट होंगे, तो वो समय कभी नहीं आएगा। आपको आज करना है ना, तो फिर आप वेट मत करिए, आप आज करिए। आपके पास, आप मेहनत करेंगे तो सारी चीजें अपने अपने आप आपस में जुड़ती चली जाएंगी। यूनिवर्स में इतनी पावर है ना कि सारी चीजें अपने आप जुड़ती चली जाएंगी, और आप एक दिन, आपकी अगर सच्ची ईमानदारी है, आपका आप बहुत दिल से किसी चीज को चाहते हैं ना, तो सारी चीजें लग जाती है उसको आपको दिलाने के लिए। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं, ईमानदार है ना, तो आप जरूर एक दिन सक्सेसफुल होंगे किसी भी चीज में। आप 100% अपने कमिटमेंट से करिए वो चीज बस। तो आप ये मत सोचिए कि भैया सारी चीजें जब मेरे साथ अच्छी होंगी तभी होंगी। आप करिए, चीजें अपने आप अच्छी होंगी। हाँ देखो स्टूडेंट, जैसे मैं हमेशा पूछता था हर स्टूडेंट से कि उनका सीए का जो रिजल्ट आता है, स्पेशली फाइनल रिजल्ट, वो कैसा था। देखो सर के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब अर्पित सर का रिजल्ट आ रहा था तो हम लोग वैष्णो देवी से ट्रेन से आ रहे थे। आज भी मुझे वो दिन याद है, हम ऑफिस टूर पे निकले थे, एंड उसी दिन जिस दिन हमने माता जी का दर्शन किया था, कल होके हमारा ट्रेन था, एंड हम लोग दिल्ली पहुंचे, सर का रिजल्ट था, एंड मैंने लाइफ में पहला बार वो गूज बम्स वाला फील होता है सीए फाइनल वाला, वो फील किया, क्योंकि मैंने इनका वो फेलियर वाला रिजल्ट भी देखा था एंड मैंने उनका पासिंग रिजल्ट भी देखा था। सर कैसा था वो रिएक्शन जब आप घर पहुंचे, क्योंकि हमने तो वीडियोस देखा था, काफी धूम नगाड़ा चल रहा था, तो कैसा था रिएक्शन, कैसा देखिए था, एक जर्नी फिनिश हुआ था वो? देखिए देखिए क्या होता है ना कि किसी किसी के लिए हम लोग ना खुशियां ढूंढते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जर्नी जो आपकी है, ठीक है, ये केवल आपकी जर्नी नहीं है। ये जर्नी ना आपके, आपने ये जर्नी, आपके माँ बाप है, वो अपना जीवन जी रहे हैं बढ़िया। आपने 12th पास किया, आपने कहा पापा मैं सीए करूँ। पापा ने कहा ठीक है बेटा सीए करो। अब क्या होगा कि जैसे ही आपने सीए में जिस दिन एनरोल कर लिया, पापा आपका एक सपना देख लिया कि मेरा बेटा सीए बनेगा, मैं एक सीए का पापा कहलाऊंगा। अब क्या होगा कि जब आपने वो जर्नी स्टार्ट की, आपकी पूरी लड़ाई है, लेकिन उस लड़ाई में आपके मम्मी पापा, आपके फैमिली मेंबर्स अपने आप जुड़ गए। ठीक है। अब क्या होगा, अगर आप कभी भी वो चीज, अगर आप सीए कभी ड्रॉप करने की सोच रहे हैं, तो आपने, आपका डिसीजन था, आपसे, आपने सोचा कि अब मुझसे नहीं होगा, आपने ड्रॉप कर दिया। ठीक है। मतलब आपने अपना असेसमेंट किया, आपने ड्रॉप कर दिया, लेकिन आप ये सोचो आपके माँ बाप की क्या गलती है। वो तो सादा जीवन जी रहे थे, आपने उनको एक सपना दिखाया, उन्होंने वो सपना देखा, उसके बाद आपने कहा कि मुझसे नहीं होगा। ठीक है। आप, ये है कि मैं ये हर बच्चे से ये कहता हूँ, सीए तभी छोड़ना जब आप 100% अपना एफर्ट दे जाओ और तब ना निकले।
अगर आपको लगता है कि मैंने 99.99% एफर्ट दिया था, तो 0.1% के लिए आप उस ये का पेपर फिर दो। और जिस दिन, और मुझे पता है कि जिस दिन आप 100% दे जाओगे ना, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। और दूसरी बात क्या होती है कि वो, अब जिस दिन आप सीए बनोगे, आप नहीं सीए बनोगे, आपकी पूरी फैमिली सीए बनेगी, आपके सारे दोस्त सीए बनेंगे। तो मैं जब घर पहुंचा ना, तो मैं अपने टाउन का पहला सीए हूँ, मैं अपनी फैमिली का पहला सीए हूँ। तो क्या है कि हो सकता है दिल्ली में एक घर है जिसमें सब सीए है, तो उनके लिए एक नॉर्मल खुशी हो, सही बात। हमारे लिए एक सपना साकार करने वाली बात थी। हमारी फैमिली मेंबर्स के लिए एक सपना साकार हुआ, एक सपना देखा उन्होंने 10 साल पहले, वो 10 साल बाद साकार हुआ, आंखें तरस गई। तो वो खुशी थी। हम लोग ढोल बजा के, माला पहना रहा था, लड्डू बट रहे थे। तो ये है कि आप, खुशी है वो, आप उसको कितना सेलिब्रेट करना चाहते हो। ठीक है, आप, कुछ लोग छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत कि अरे हमने क्या अचीव किया। नहीं, आप हर छोटी, बहुत छोटी जिंदगी है, आप हर चीज एंजॉय करो, हर चीज एप्रिशिएट करो, हर चीज लाइक करो, हर चीज को एंजॉय करो। आप सोचोगे कि है नहीं, हमने एक बेंचमार्क, हम 1 CR के टर्नओवर पहुंचेंगे, तब आप 10 लाख को भी एंजॉय करो, आप हर 1 लाख को एंजॉय करो। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि, और जब भी अगर कभी किसी के बच्चे के अंदर छोड़ने का मन में आता है ना, तो आप ये सोचो कि आप नहीं, आपके सारे परिवार का सपना टूटेगा। वो सपना आपको तोड़ने नहीं देना, आपको मेहनत करनी है। और आपको, आप ये सोचो कि ये डिग्री हमें इस दीवार पे चाहिए, इस कुर्सी पे हमें बैठ के जो गर्व होता है ना, तो हमें दुनिया की कोई खुशी वो मैच नहीं कर सकती है, क्योंकि आज हमें लगता है हमने कुछ अकम्प्लिश कर लिया लाइफ में। और अगर हम ये, आप, सबसे बड़ी बात होती है कि आप कोई भी चीज छोड़ देते हो ना, वो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ता। आप देखोगे कि जिस दिन आप छोड़ दोगे, तो लगेगा यार मुझसे नहीं हो रहा, मैं छोड़ देता हूँ। आप छोड़ दोगे, ठीक है, कुछ दिन तो आपको सही लगेगा, फिर आपको कोई दोस्त मिलेगा, भाई तू सीए करना था, क्या हुआ। हम्म। आप देखोगे कि जब आप सीए कर रहे थे, तब आपसे लोग नहीं पूछते थे, जिस दिन आपको छोड़ बिल्कुल। दिया, आपको वो चीज बार बार पिंच करेगी आके। आप शायद आज, आज से 30 साल बाद अपना ओल्ड एज एंजॉय कर रहे होगे, आपके घर में कोई आपका ग्रैंड डॉटर आके कहेगा दादाजी मैं सीए बन गया, दादाजी आज मैंने सीए ज्वाइन कर लिया। आपके दिमाग में क्लिक करेगा, यार काश हमने भी एक एफर्ट मारा होता, तो मैं भी आज सीए ही होता। बहुत बड़ी बात और है। आपको कभी भी ये नहीं पता है कि कितनी दूर है आपका रिजल्ट, हो सकता है एक अटेम्प्ट दूर हो आपका वो सीए, आप जहाँ छोड़ के जा रहे हो ना, वहां से एक कदम दूर हो, वो कदम आपको नहीं पता, तो कदम लेते रहिए, मंजिल मिल जाएगी आप। सर आपने ये तो बता दिया कि हाँ कभी भी आप डिमोटिवेट होते तो वो फैमिली एंड और सबको देख के लगता नहीं एक बार कुछ और करना चाहिए, एक कदम की बात है। तो सर ये बताओ, आप जैसे आपका जर्नी भी काफी छोटा नहीं था, काफी अप्स एंड डाउन का जर्नी था, स्पेशली फाइनल। तो पूरे जर्नी में सबसे ज्यादा डिमोटिवेट कब हो गए थे कि नहीं यार अब नहीं हो रहा, क्योंकि आपने बहुत सारी जगह जॉब भी फिट किया, कि बहुत बार सोचा भी होगा दिमाग में कि नहीं हम छोड़ देते हैं, तो सबसे ज्यादा डिमोटिवेट वाला फेस कौन सा था? ये जब भी इंसान फेल होता है ना, डिमोटिवेट होता है, चाहे उसका पहला अटेम्प्ट हो चाहे आखिरी अटेम्प्ट हो, आप, ये ह्यूमन है, और हमारे अंदर इमोशंस होते हैं। आपने, आप किसी भी अटेम्प्ट में बैठोगे, आप कुछ तो मेहनत करोगे, मैं कह रहा हूँ आपने पूरी मेहनत नहीं करी, कुछ तो मेहनत करी, आपका रिजल्ट नहीं आया, आप डिमोटिवेट हो गए। लेकिन एक दिन, 2 दिन आप सोचो कि आपसे क्यों फेल हुए। आपको मैं एक बात बता दूं, कभी भी ना इंस्टीट्यूट अपना लेवल नहीं गिराएगा आपको पास करने के लिए, आपको अपना लेवल बढ़ाना है इंस्टीट्यूट के पासिंग क्राइटेरिया पे आने के लिए। बिल्कुल। तो आप आप आपको दिक्कत हुई, आपने, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे, ये बहुत बड़ा कोर्स है, बहुत कठिन कोर्स है, सब फेल हो रहे हैं, मैं भी फेल हो रहा हूँ। आपको हर बार जब आप फेल होते हो, आपको ये सोचना है कि मैं क्यों फेल हुआ, बचा हुआ जो 10% बच्चा पास हुआ, मैं उसमें क्यों नहीं। ठीक है, अपने आप से क्वेश्चन पूछना है। और इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। हम लोगों के पेरेंट्स को क्या लगता है कि हमारा बच्चा बहुत बड़ा कोर्स कर रहा है, हम लोग फेल होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, अगली बार तैयारी करना, पास हो जाओगे। लेकिन हमें अंदर से पता होता है कि हमने उस लेवल की पढ़ाई नहीं की थी जो हमें डिजर्व होना चाहिए, मैं पास हुई ना, हाँ डिजर्व होना चाहिए। तो माँ बाप को भी ना बच्चे से ये पूछना चाहिए कि बेटा तुम पास नहीं हो रहे हो तो क्यों नहीं पास हो रहे हो, पढ़ क्यों नहीं रहे हो। ये नहीं कहना चाहिए बेटा अगली बार पढ़ना पास हो जाओगे, उससे, उसको पूछो, उसको, वो जिस नींद, जब आपके मल्टीपल अटेम्प्ट लगते हैं ना, तब आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हो। मैं कह रहा हूँ मेरे इतने अटेम्प्ट लगे ना, मैं क्यों फेल होता था हर बार, मुझे था कि मैं 45 दिन पहले ही पढ़ना शुरू करूंगा, हर बार 45 दिन पहले ही पढ़ना शुरू करता था। जब तक 4 पेपर थे, वो 45 दिन पर्याप्त नहीं थे।
जिस दिन वो एक पेपर एग्जाम हो गया, वो 3 पेपर 45 दिन के लिए पर्याप्त है, मैं सीए बन गया। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, और इसमें माँ बाप को भी कहना पड़ेगा, बेटा एक अटेम्प्ट हो गया, 2 अटेम्प्ट हो गया, सब बच्चे पास हो रहे हैं, तुम भी पास हो। उसको जगाना पड़ेगा बच्चे को। और ये नहीं है कि आपका बच्चा इतना बड़ा कोर्स कर रहा है तो हिम्मत ही है कुछ, आप पेरेंट्स को लगता है कि ना बच्चा गलत स्टेप उठा लेगा। नहीं, बच्चा गलत स्टेप नहीं लगा, आपका बच्चा बहुत हिम्मती, उसको वो फेल हुआ, उसको उसको सपोर्ट दो मेंटली, पर उसको ये भी याद दिलाओ कि तुम बेटा पढ़ नहीं रहे हो इसीलिए फेल हो रहा है। और जो भी उसको दिक्कतें हैं, जो उसको दिक्कत है, अगर उसको कोचिंग लेनी है तो उसके लिए सपोर्ट करिए, उसको मेंटली इमोशनली सपोर्ट करिए, फाइनेंशियली उसको सपोर्ट करिए। कोई बच्चा अगर पढ़ना चाह रहा है तो मैं पेरेंट्स से ये कहूंगा, ना उसको जॉब का प्रेशर लाइए। अगर कोई लड़की है तो उस पर शादी का भी प्रेशर नहीं लाइए, उसको पढ़ाइए जब तक वो पढ़ना चाह रही है, क्योंकि ये ड्रीम वो भी, आप भी देख रहे हैं। जिस दिन वो सीए बनेगी या जिस दिन वो सीए लड़का बनेगा ना, आप भी गर्व से कहोगे कि मेरा बेटा सीए है, मैं एक सीए का पापा हूँ, मैं एक सीए की मम्मी हूँ। बहुत 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 बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। सर देखो सर, हर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एक संदीप भैया है, हर कोटा फैक्ट्री वालों के लिए एक जीतू भैया है। तो सर आपके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इस पूरे सीए जर्नी में किसने प्ले किया, एज अ फ्रेंड या एज अ कोई मेंटर या एज अ टीचर, सबसे बड़ा रोल किसका प्ले था आपके जर्नी में? ये सबसे पहले तो एक राह दिखाने वाले का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे सर थे अनिल तिवारी सर। तो वो 12th में थे, तो उन्होंने मुझसे कहा सीए कर लो, सीए ज्वाइन कर ली। उसके बाद एक उन्होंने राह दिखा दी, एक उस मंजिल पे हम ही को चलना। तो उस मंजिल के बाद, उस राह पे चलने के बाद, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर, माँ बाप। आपके पास जब तक फंड्स नहीं है ना, आप कोई तैयारी नहीं कर सकते। आप दिल्ली में रहने के भी खर्चे हैं, ठीक है, कोचिंग लेने के भी खर्चे हैं, प्लस आपको घर से कोई प्रेशर नहीं है कि आपको पैसा कमाना है, मेहनत करना है। टाइम का भी कोई बार नहीं था कि 1 साल के अंदर सीए बनो, 2 साल के अंदर सीए बनो। तो माँ बाप ने बहुत एफर्ट डाले, टीचर्स, सारे टीचर्स, जिस 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 टीचर्स ने पढ़ाया, सबका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप बिना गाइडेंस के, मैं कह रहा हूँ, बिना आप गुरु के ना अर्जुन भी अर्जुन नहीं बन पाते। तो गुरु का होना बहुत जरूरी है। और जो गुरु थे सबने अपना बेस्ट दिया, हमने उनसे नॉलेज ली। तो आप अपने गुरु माँ बाप का हमेशा सम्मान करिए, वो आपको हमेशा नैया पार लगाएंगे। दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है ना, ये हम लोग दूर रिमोट एरिया से आते हैं, दिल्ली में हमारी फैमिली नहीं होती है। तो जब हम लोगों का रिजल्ट निगेटिव आता है, तो सबसे पहले आपके पास आपके दोस्त आएंगे, ठीक है। वो आपके साथ पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, आपके सीए वाले दोस्त हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप पास करें तो आप उनके, वो भी पास करें, आप भी पास करें। अगर बाई चांस आप नहीं पास करते हैं, या और आपका दोस्त फेल हो जाता है, तो उसको उस समय आपकी उसकी आपकी जरूरत है, साथ में चाहिए थी। तो आप उसकी जर्नी में उस समय थोड़े शरीक होइए, ठीक है। तो दोस्त आते थे, मेरे पास भी मेरे दोस्त आते थे, और रिजल्ट वाले दिन मुझसे कहते थे, कोई नहीं, तुमने मेहनत करी है, अगली बार करो, होना है सीए। और जब मैं बना, तो उन्होंने उस जर्नी को समझा, उन्होंने भी मेरे साथ बहुत एंजॉय किया। और आज वो सारे, मैं कहता हूँ, आज मैं सब सीए नहीं हूँ, मेरे सारे दोस्त भी सीए हैं, मेरे फैमिली का हर मेंबर भी सीए है। क्योंकि अगर उन्होंने आपके बुरे टाइम में साथ दिया, आज मैं सीए बन गया हूँ, उनका काम करता हूँ, पढ़ गया उच्च लोग के, आज वो हक से फोन करते हैं, हाँ सीए साहब, ये बात बताओ, ठीक है। तो ये होता है कि अपने आपका दोस्त डॉक्टर है, आप उससे कहोगे भाई खांसी की दवाई बताओ। अगर खांसी की दवाई लेने आप किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने नहीं जाओगे। तो ये होता है अपनापन। आपके दोस्त होते हैं, फिर आप आप जो भी आपका सर्कल होता है स्टडी का, टीचर होते हैं, मेंटरशिप में, टेस्ट सीरीज में। तो हर एक आदमी का रोल है, क्योंकि अकेला आदमी नहीं, आप ये जर्नी सबकी है। आप सब एक, आप अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। आपके अगर माँ बाप फ्रेंड्स ना थे, तो आप पढ़ाई पूरी नहीं कर पाओगे। आपको किसी ने ना बताया होता, मुझे तो पता ही नहीं था सीए क्या, उन सर ने बताया, तो उनका भी शुक्रिया था, ठीक है। आर्टिकलशिप, मैं बता दूं, मेरी आर्टिकलशिप में मेरे जो प्रिंसिपल थे, उनका बहुत बड़ा रोल है मेरी प्रैक्टिस खुलवाने में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर्टिकलशिप में काम, आईटीआर वाईटीआर तो सिखा ही सिखाया मुझे ना, पूरी फर्म का एक्सेस दे दिया कि ये फर्म तुम्हें मैनेज करनी है, तुम्हें हायरिंग करनी है, तुम्हें सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तुम्हें कस्टमर से बात करनी है, तुम्हें क्लाइंट्स कन्वर्ट करने हैं। तो मैंने वो 3-4 साल उनके यहाँ किया। उसके बाद जब मैं सीए बना, मुझे अपनी फर्म खोलने, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि यार मैं इतनी बड़ी फर्म मैनेज कर चुका हूँ, मैं 20 बंदों को मैनेज कर चुका हूँ, तो मैं अपनी फर्म क्यों नहीं चला सकता हूँ। तो उनका भी बहुत बड़ा रोल है, हर इंसान का रोल है। तो एक सीए आपके साथ जब जो आर्टिकल्स काम कर रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है।
एक सीए जर्नी में कोई अकेला मैं जीतू भैया नहीं होता, आपके फैमिली आपके जीतू भैया होते हैं, आपके दोस्त जो आपका साथ देते हैं वो भी आपके जीतू भैया वाला रोल प्ले करते हैं। तो एक क्यूमुलेटिव और एफर्ट हर होता आदमी है। को अपना एक जीतू भैया जरूर चुनना चाहिए, सर, जिससे जिसको भी गाइडेंस ले। तो आपके मेंटर को, हर इंसान को अपना जीतू भैया जो मैं साहिल से बहुत मोटिवेट था, हम लोग साथ में आर्टिकलशिप में थे। मैं तब पेड था, ये आर्टिकलशिप में था। तो मुझे मेरे प्रिंसिपल कहते थे कि ये रैंक होल्डर मटेरियल है, ये रैंक लेके आएगा। मेरा भी उस समय नहीं निकला था। मैं कहता ये अब जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको पास होना, तो साहिल से बढ़िया गाइडेंस आपको कोई दे ही नहीं सकता। अब मेरा भी नहीं निकला था, तो मैं कहता था यार देखिए, ये है कि आप अपने आप को पुश करना है। मुझे लगता है यार ये छोटे छोटे बच्चे मुझसे 6 6 7 7 साल, ये मुझसे पहले सीए बन जाएंगे। तो मैं कहता नहीं, पुश करना है यार, उनके साथ या उनसे पहले हमें भी सीए बनना है। तो एक ये होता है कि ये इन्हें भी बनना है, हमें ये नहीं चाहते ये नहीं बने, ये भी बने, लेकिन हमें भी बनना है। क्योंकि आप किसी भी चीज को एक बेंचमार्क बना लो कि यार इस चीज से ना मोटिवेशन ढूंढो। अब हर समय देखिए, आप कितने भी वीडियो देख लें, कितने भी टीचर मोटिवेशन को सुन लें, वो मोटिवेशन है अंदर से आना चाहिए आपको। आपको चाहिए कि ये डिग्री हमें चाहिए। ठीक। आप आप मोटिवेशन सुनेंगे, 2 दिन बाद वो खत्म हो जाएगा। आपके अंदर है ना ये डिग्री चाहिए, तो आप लास्ट तक उसके लिए फाइट करोगे, लास्ट तक करोगे। और किसी भी एंगल से आपके दिमाग में ये आएगा ना, छोड़ दो, आप तुरंत उसको करोगे, नहीं ये मोटिवेशन है मेरी। जैसे मेरी मोटिवेशन थी कि मैं भैया, मुझे बाइक का बहुत शौक था, मुझे रॉयल इनफील्ड का बहुत शौक था। मैं कहता था कि मैं सीए बन जाऊंगा तो मैं रॉयल इनफील्ड से चलूंगा। और मैं अपने डेस्कटॉप के वॉलपेपर पे, मोबाइल के वॉलपेपर पे वो रॉयल इनफील्ड, जब मेरा मोबाइल चलाने का मन होता था तो मैं रॉयल इनफील्ड देख लेता, बंद कर देता था मोबाइल। जैसे ही मैं सीए बना, मैं आज वो ड्रीम मैंने वो खरीदी और मैं चलता हूँ उसमें, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कम से कम। और आपको अपने लिए भी एक मोटिवेशन बनानी चाहिए। क्योंकि क्या है कि आप सीए बन जाओगे, आप प्रैक्टिस करने लगोगे, आप घर वालों को अपनी सैलरी से पहला वो दोगे। पर आप देखो आपने अपने लिए सीए बन के क्या गिफ्ट दिया अपने आप को। जब जब मैं उस रॉयल एनफील्ड पे बैठता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हाँ ये गिफ्ट मेरा है, ये मेरी मेहनत का, मैंने अपने आप को गिफ्ट दिया। तो हर आदमी को ना अपनी एक ऐसी मोटिवेशन बनाना चाहिए जिसको वो हर समय एडमायर कर सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात है सर। सर आप एक बात बताइए, एग्जाम प्रिपरेशन टाइम में सोशल मीडिया का क्या इंपॉर्टेंस है? क्या इसको क्विट कर देना चाहिए, साइड कर देना चाहिए? क्या वो अफेक्ट डालता है प्रिपरेशन करने समय? देखिए, मैं अगर आपको सही बात बताऊं तो अगर इस समय में पेपर दे रहा हूँ तो मैं सीए नहीं देता। क्योंकि सोशल मीडिया आज की डेट में इतना हावी हो चुका है हमारे जीवन में। आप एक रील देखते हैं ना, उससे कनेक्टेड दूसरी रील, बार बार रील आती है, वो ना आपके माइंड से खेलते हैं। तो एक मैं कहानी सुनाता हूँ उसमें। मैं एक अटेम्प्ट में, मेरा एक दोस्त था, हम दोनों साथ में पढ़ते थे हर बार, और हर बार पास हुए। तो हम लोगों का सीए फाइनल का जब ग्रुप 2 निकला, तो वो मुंबई चला गया, मैं भी उसके साथ मुंबई पहुंच गया पढ़ने। तो मैं आपको बता दूं, मैंने जितने भी सीए फाइनल के जब तक अटेम्प्ट दिए, मैं कीपैड फोन रखता था। ठीक है, मुझे यूट्यूब देखना होता था, मेरे पास लैपटॉप था, मैं फोन कीपैड रखता था, मैं व्हाट्सअप चलाता था। क्योंकि मुझे पता था कि ये डिस्ट्रक्शन की बहुत, मैं अपने माइंड को काबू नहीं कर पाता था। इतने फेल लगने के बाद आपके दिमाग में इतने विचार आते हैं, फिर आप सोशल मीडिया पे लोगों की जिंदगी देखते हैं ना, आप लगता है मैं क्या कर रहा हूँ। आपके दोस्त कहीं कैंपस प्लेसमेंट लेके लाखों का पैकेज लिए बैठे हो, तो उसके पास एक स्मार्टफोन था, हम दोनों साथ में पढ़ते, रात में दोनों यार दोनों स्मार्टफोन चलाते थे। तो अटेम्प्ट से 1.5 महीने या 2 महीने पहले हम लोगों को लगा यार, हम लोग सोशल मीडिया ज्यादा देख रहे हैं और अपना समय खराब कर रहे हैं। उसके एक बुआ रहती थी मुंबई से, वापी वापी एक जगह है, 3 4 घंटे की ट्रैवल है। वो गया बुआ से मिलने, अपना मोबाइल जाके बुआ के पास रखा। बोला अब पेपर के बाद ही लेने आओ अपना, वो पेपर के बाद लेने आऊंगा। और आप सोचिए कि उस अटेम्प्ट में वो बंदा सीए सीए उसने सेक्रीफाइस किया। तो ये डिग्री ना आपको त्याग मांगती है, त्याग। जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना, आप उसका त्याग। क्योंकि ये आपकी 3 महीने की, 3 साल की जर्नी है। आप 3 साल मेहनत करोगे ना, अजय जैन सर की क्लास में कहते थे 3 साल की मेहनत, लाइफ टाइम का सक्सेस। पार्टी करो, हार्ड वर्क, एंजॉय करो। 3 साल आप त्याग कर दो। आप 3 साल त्याग नहीं करोगे तो मेरी तरह आपके भी मल्टीपल अटेम्प्ट लगेंगे। 3 साल की जर्नी 10 साल में लगेगी। साहिल ने देखो 3 साल मेहनत करी तो वो 4 साल में सीए बन गया। आप कितनी जिंदगी अपनी सही करना चाहते हो? 3 साल आप सफर करना चाहते हो, या फिर आप उसमें डिस्ट्रक्शन ला के 10 साल सफर करना चाहते हो? और बहुत से लोग हैं जो उस आप
क्योंकि एज के साथ साथ आपकी रिटेंशन पावर, याद करने की पावर कम होती जाती है। बिल्कुल। तो कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, घर वाले शादी कर देते हैं, घर वाले और भी चीजें करते हैं, आपको जॉब के लिए कंपेल करते हैं। हर हर इंसान की फैमिली कंडीशन एक जैसी नहीं रहती। तो उस केस में कुछ बच्चे ड्रॉप भी करते हैं, तो आप वो गिल्ट के साथ जिंदगी भर जीते हैं। तो इसलिए जो टाइम मिला है, कभी कभी इंसान को एक ही मौका मिलता है, तो जो टाइम मिला है ना, आप उसको ही अटेम्प्ट समझो, लास्ट अटेम्प्ट है, 100% दे दो आप इसमें। आप ये मत सोचो कि इंस्टीट्यूट दोबारा अटेम्प्ट भी देता है। जो मौका मिला आप उसको 100% ये यूटिलाइज। डिग्री सिर्फ पढ़ाई नहीं ढूंढती है, डिग्री सेक्रीफाइस भी ढूंढती है। तो सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। अगर कोई चीज आप पे हावी हो रहा है, चाहे डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे सोशल मीडिया, कुछ भी है, एटलीस्ट आपको उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। प्रायोरिटीज डिसाइड करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेगी कि नहीं, पढ़ाई है तो पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा। बहुत बड़ी बात बोली सर आपने। सर बहुत अच्छा लगा आपसे कनेक्ट करके। एक लास्ट स्मॉल सा मैसेज उन नवंबर 24 स्टूडेंट्स के लिए जो भी जस्ट एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं, एक काइंड ऑफ मोटिवेशन कि हाँ ठीक है, बस लगे रहो, 2-3 महीने की बात है, अच्छे से हो जाएगा। सर एक लास्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन आप प्लीज दे दीजिए। देखिए, नवंबर 2024 में भी बच्चे अभी एग्जाम देने वाले हैं, प्लस अभी मई का रिजल्ट भी आने वाला है। तो मैं 3-4 चीजें आपको बताऊंगा 5 मिनट के अंदर। सबसे जरूरी इस जर्नी का एक आपको कंसेप्ट, एक सबसे सीए फाइनल का ये करना है कि आपको तो कभी गिव अप नहीं करना है। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक अटेम्प्ट था जिसमें अकाउंट्स का पेपर बहुत कठिन था। तो एक बच्चा था, उसने कहा मुझसे ये अटेम्प्ट नहीं निकलेगा। वो उसने बैग पैक किया और वो घर जाने के लिए, बिहार का बच्चा था, मेरे हॉस्टल में रहता, घर जाने के लिए चला गया। इत्तेफाक से उसकी ट्रेन छूट गई, वो वापस आ गया हॉस्टल में। उस रात नहीं पढ़ा, अगले दिन पढ़ना शुरू कर दिया। एसएफएम का पेपर देके आया, बोला एग्जाम्शन आ जाए। मैंने कहा यार, मैं उसको बहुत समझाता था अपनी रात। मैंने कहा पढ़ ले भाई, अकाउंट्स में 40 आ गए। उसने कहा एसएफएम में एग्जाम्शन आ जाएगी। उसके बाद उसने लॉ और ऑडिट तैयार किया। लॉ ऑडिट तैयार करने के बाद जब उसका रिजल्ट आया, तो अकाउंट्स में 43 मार्क्स थे, उसका ग्रुप क्लियर हो गया। अगर उसकी उस दिन ट्रेन पकड़ लेता वो, तो वो शायद सीए छोड़ के जा रहा था उस दिन। तो आप, भगवान ने आपके लिए क्या सोच रखा है आपको नहीं पता। ठीक है, किसी भी अगर आपके 2 पेपर खराब हुए, पहले दो, आपको लग रहा है कि अब 200 नहीं बनेंगे या 150 नहीं बनेंगे, आप हिम्मत मत हारो। ठीक है, आप एक अटेम्प्ट में, मैं नहीं ऐसा किया। मैंने, मेरा लॉ, अकाउंट्स और एसएफएम दोनों पेपर खराब हो गए। मैंने कहा कि मैं नहीं इस बार क्वालिफाई कर पाऊंगा। मैंने कहा 40-40 नहीं आ रहे। और मुझे ये पता था कि अगर मेरे पहले दोनों सब्जेक्ट में 90 नंबर भी आ जाए, तो मैं ऑडिट और लॉ में 110 ला सकता हूँ। और जब मेरा रिजल्ट आया तो दोनों में 45 के ऊपर थे। और लॉ ऑडिट मैंने तैयारी नहीं करी, जब मुझे लगा कि नहीं होगा तो मैंने तैयारी नहीं करी, उनमें ही फेल हो गया। तो आप पता नहीं, अब मैं जिस अटेम्प्ट में पास हुआ, मुझे लग रहा था मेरे 40 ऑडिट में नहीं आएंगे, मेरी ऑडिट में 62 मार्क्स है। तो इतने अटेम्प्ट लगने के बाद हम आपको, अब हम क्या करते हैं ना, 5 नंबर के क्वेश्चन सही करते हैं, 2 ही नंबर देते हैं। इंस्टीट्यूट आपका 5 नंबर सही है तो वो आपको 4 नंबर देगा, पर हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि हम 4 स्कोर कर सकते हैं। तो जिस सब्जेक्ट में आप सोचो कि मैं 40 सोच रहा था कि मैं अगर इस बार 40 ऑडिट में लाया तो मैं सीए बन जाऊंगा, मेरा जब रिजल्ट आया तो मेरे 62 मार्क्स है ऑडिट। तो आपको नहीं पता। मैंने शुरुआत में भी कहा था, रिजल्ट आने से पहले अपना रिजल्ट खुद मत डिसाइड करें। एक तो आप गिव अप मत करें कभी भी, किसी स्टेज में, पेपरों के बीच में भी। दूसरा, आप हमेशा ये ठान के चलो कि भैया ये डिग्री हमें चाहिए ही है। डिग्री से समझौता नहीं करना है, क्योंकि ये आपको जिंदगी भर परेशान करेगा। चाहे आप पे 31 साल उम्र हो जाए, 32 हो जाए, 35 हो जाए, 40 हो जाए, डिग्री आपको लेके ही आनी है। क्योंकि जिस दिन आप डिग्री लेके आओगे ना, और जितने संघर्ष के बाद आप डिग्री लेके आओगे, उसका मजा कुछ और ही है। तो जो बच्चे नवंबर 24 में एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए कि सबसे पहला तो, पहला अटेम्प्ट बहुत प्रीशियस अटेम्प्ट होता है, तो उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करो। और हर अटेम्प्ट यही सोच के दो कि ये एक ही अटेम्प्ट है, सिंगल अटेम्प्ट है, इसके बाद अटेम्प्ट नहीं। ठीक है, 100% दो। ठीक है, उसमें आप कोई भी वो मत रखो कि इफ एंड बट की यार इस बार तैयारी नहीं हो पाई तो अगली बार दे देंगे। आप पूरी तैयारी के साथ दो। ठीक है, थोड़ा सा आपकी बॉडी रिटायरिएट करेगी, आपकी बॉडी करेगी नहीं यार, लेकिन आप बस ये समझो कि 3 साल की मेहनत है। जिस दिन आपने 12th पास की, उसके बाद 3 साल की मेहनत है, उसके बाद आपके पास जिंदगी है पूरी एंजॉय करने की। और पढ़ाई सबसे कठिन काम है इस दुनिया में। अगर आप 3 साल बस पढ़ लो, आप सोचो कि आपके
एक कठिन काम मिला आपको, 3 साल करना है, 10 साल करना है, तो आप क्या चूज करोगे? 3 साल करना है तो आप 3 साल ना उसको 100% कर लो। आप ये मत सोचो कि आधा 1 साल कर लेते हैं, आधा 3 साल के बाद करेंगे। नहीं, फिर आप फंस गए उस वेसियस साइकिल में, फंस जाओगे आप अटेम्प्ट से अटेम्प्ट। क्योंकि ये ऐसा साइकिल है कि हर 3 महीने आपको फिर 3 महीने मिलते हैं तैयारी करने के लिए। तो पहले अटेम्प्ट में मिलते हैं आपको पूरे 6 महीने, या जब आप प्रिपरेशन के लिए उतर गए। तो अटेम्प्ट के रिजल्ट के बाद क्या होता है, 2 महीने मिलते हैं, 2.5 महीने मिलते हैं। तो वहां फिर वो तैयारी हो नहीं पाती है, क्योंकि जब भी आप फेल होंगे आपको शुरुआत फिर 0 से स्कोर करना है। आप 199 फेल हुए तो आपको 1 नंबर नहीं लाना, आपको फिर 200 लाने। तो ये वीसीएस साइकिल है। पहली कंसेप्ट पे फोकस करो, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लेकिन अपने कंसेप्ट मजबूत रखो। क्योंकि कोई क्वेश्चन अगर आपका देखा हुआ नहीं है तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप इसको कंसेप्ट पे बना सको। ठीक है, घबराना है नहीं। पेपर में आप उसको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। आप सीए फाइनल तक आ गए हो तो आप सीए फाइनल पास करने लायक भी हो। सुबह जब मेरे अटेम्प्ट लग रहे शुरुआत, मुझे लग रहा है मैं सीए फाइनल कर भी सकता हूँ। फिर मुझे एक ग्रुप निकला ना, लगा यार एक ग्रुप कर सकता हूँ तो दूसरा भी कर सकता हूँ। फिर एक पेपर निकला, अगर ये पेपर कर सकता हूँ तो मैं सीए भी कर सकता हूँ। तो डाउट नहीं करना अपने आप पे। आपने सीपीटी पास की है तो आप आईपीसीसी भी पास कर सकते हो। आपने आईपीसीसी पास कर ली तो आप सीपी फाइनल भी पास कर सकते हो। करना चाहिए हर बच्चे को, क्योंकि आप इसको छोड़ के जाओगे ना, ठीक है, आप जिंदगी में चाहे जितना हासिल कर लो, आपके जीवन में एक टीज रहेगी कि यार हम सीए। ठीक है, टीज रह के नहीं आप कुछ। बहुत बहुत सबसे बहुत एक, मैं अपनी जब कॉन्वोकेशन में गया था ना, तो एक सर थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि जब एक सीए लास्ट अपना टाइम है, वो एकदम मरने वाला है, तो वो ये नहीं एडमायर करेगा उसने कितना पैसा कमाया, कितनी बिल्डिंग बनाई, कितनी गाड़ी खरीदी। वो ये एडमायर करेगा कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। क्योंकि इस दुनिया में, इस इंडिया में 3,96,000 ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आप 150 करोड़ की जनता से लाखों की गिनती में आ जाओगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है सर। आपके लाइफ की बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत सर, बहुत अच्छी बात है सर हमारे स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग। एंड नवंबर 24 रिगार्डिंग स्टूडेंट्स रेडी हो जाओ, ठीक है, प्रिपरेशन पे लग जाओ। जैसे सर ने बोला कि रिजल्ट से पहले खुद का रिजल्ट मत डिसाइड कर लो। एंड काफी अच्छे पॉइंट थे जो स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग सर ने एक एक करके काफी अच्छे तरीके से उसको एडमायर किया, उसको सॉल्यूशन दिया। सर होप जो उम्मीद करेंगे हम आगे भी कनेक्ट करें, एंड जैसे जैसे स्टूडेंट्स के क्वेरी होंगे, ठीक है, फिर से हम एक सेशन रखेंगे। बहुत बहुत अच्छा सेशन था सर आपका। एंड अगेन थैंक यू आप टाइम देने के लिए सर। उम्मीद रहेगा फिर कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है और सर। मैं साहिल को अप्रिशिएट करना चाहूंगा जो काम कर रहे हैं मेंटरशिप का, और प्लस बच्चों को गाइड कर रहे हैं ना। काफी बच्चे अपने ड्रीम पूरा कर पा रहे हैं इनकी वजह से। तो ये कीप द गुड वर्क साहिल। थैंक यू थैंक सो मच यू, सर, बहुत थैंक बहुत यू। बढ़िया काम। ठीक है थैंक सर, मिलते हैं फिर। ठीक है सर, ओके स्टूडेंट्स।